रन सीरीज़ के नॉवल लिटिल डेविल का पार्ट है ये। बोमारो का चेहरा गुस्से की शिद्दत की वजह से आग की तरह तपा हुआ था। इसकी छोटी छोटी आंखों से शोले लपक रहे थे। इस वक्त इसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। लग रहा था जैसे वो चेहरा किसी छोटे कद के दरिंदे का। उसके सामने 4 नईमशाह आदमी हाथ बांधे खड़े थे। इनकी सर झुके हुए थे। कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। वो बच्चा कैसे भाग सकता है? तुम लोग इतने बड़े जिस्म रखने के बावजूद है मगर तुम एक बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकते। बोमारो ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। बॉस, हमें तस्वर भी ना था कि इतने ऊंचे रोशनदान से निकल जाएगा। तुम्हारे तस्वर को मैं आग लगाऊं, तुम्हारी गलफत की वजह से सारा मंसूबा पलट गया, सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। बोमारो ने गुस्से से कहा कि बोमारो का दिल तो करता है कि उन लोगों के टुकड़े करते। बॉस, उस आदमी ने कुछ कहना कि चाहा मगर फिर वो ना बोल सका। बोमारो गुस्से से चीखते हुए उड़काता रहा। यूँ लग रहा था जैसा गुस्सा पी रहा हो। फिर चंद लम्हे बाद उसका चेहरा मामूल पर आता चला गया। शायद अपने गुस्से पर काबू पा गया था। सुनो, तुम्हारी पहली गलती इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा इसका नतीजा तुम्हारी मौत हो सकता है। इस बार बोमारो ने ठंडे लहजे में कहा। शुक्रिया बॉस, यकीन करें हम पूरी तरह बता देंगे। उस आदमी ने जवाब दिया। इन चारों के जर्द पड़ने वाले चेहरे अब तेज़ी से मामूल पर आ रहे थे। अब ये जगह मशकूक हो गई, इसे फ़ौरन खाली कर दो। हम निशानात ख़त्म कर दो क्योंकि इस जगह को यकीनन चेक किया जाएगा और तुम सब हेडक्वार्टर पर मुंतकिल हो जाओ जल्द अज जल्द। मैं भी यहाँ पहुँच रहा हूँ। बोमारो ने कुर्सी से उछल कर नीचे उतर देगा। ठीक है बॉस। तुम में से एक आदमी इस इमारत के करीब रहे हो सकता है। एक है फील्ड में बिखरे हुए आदमी यहाँ पहुँचा और कहीं वो सिक्योरिट सर्विस या पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाए। तुमने इन्हें यहाँ दाखिल होने से बचाकर नंबर 2 हेडक्वार्टर भिजवाना है। बोमारो ने सल लहजे में कहा। बेहतर बॉस, आप बेफिक्र है। इसे आदमी ने कहा और बोमारो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अब इसके चेहरे पर गुस्से के बजाय चिल्लाहट पहुँची थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे जीती हुई बाजी हार कर जा रहा हो। इमारत के बरामदे में एक स्पोर्ट्स कार मौजूद थी। बोमारो ने दरवाज़ा खोला और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इस कार को उसने ख़ास तौर पर डिज़ाइन कराया था और इस पर बैठा हुआ बोमारो बच्चा लगने के बावजूद अजीब ना लगता था। छोटी सी कार बज़ाहिर एक सादा और आम सी कार थी, लेकिन बोमारो ने इसमें बहुत से अजीबोगरीब सिस्टम नस कराए हुए थे। कार इमारत के गेट से निकलकर बाहर आई और फिर तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। बोमारो ने अपना नंबर 2 हेडक्वार्टर आलीशान कॉलोनी में किराए की इमारत में बनाया हुआ था। वो जब भी किसी मुल्क में मिशन के लिए जाता था तो सबसे पहले मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नामों पर 3-4 इमारतें ले लेता था ताकि ऐन वक्त पर उसे कोई परेशानी ना हो। ज़ीरो फोर्स उसने अपनी इमदाद के लिए तैयार की थी और यही फोर्स उसके अहकामात के तामील करती थी। अभी उसने इन चारों को इसलिए माफ़ कर दिया था कि अजनबी मुल्क में अपने हमदर्दों को ज़ाया नहीं करना चाहता था। कार मुख्तलिफ सड़कों पर तेज़ी से दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी कि अचानक उसे सड़क के किनारे एक बस स्टॉप पर डिंची खड़ा नजर आया। शायद वो बस के इंतज़ार में था। डिंची और जोगी को सीक्रेट एजेंट अली इमरान को कत्ल करने के मिशन पर मामूर किया था, इसलिए उसने बराह रास्त उसके सामने जाकर कार रोकने के बजाय एक तरफ करके कार रोक दी और फिर नीचे उतर कर तेज़ी से उस बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा जहाँ मर्दों और औरतों का जुम था। रीने में डिंची भी खड़ा बड़ी बेचैनी से बस का इंतज़ार कर रहा था। बोमारो तेज़ कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा और फिर उससे ज़रा हट कर रुक गया। दूसरे टर्म में उसने ज़मीन पड़ा और एक कंकर उठाया और उसे चंद आगे खड़े हुए डिंची की तरफ फेंक दिया। चंद लोगों ने उसे ऐसा करते देखा, लेकिन वो उसे एक बच्चे की शरारत समझकर मुस्कुरा दिया। कंकर डिंची के सर पर लगा तो बुरी तरह चौंक पड़ा। दूसरे नंबर ने मुड़कर देखा। इसकी नज़रें बोमारो पर पड़ी। बोमारो को देखते इसके परेशान चेहरे पर मुसर्रत का आबशार बहने लगा। वो तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ा और बोमारो से अपनी आते तरफ देखकर यूँ पलटा जैसे उससे डर कर भाग रहा हो। इर्द गिर्द मौजूद लोग इन्हें इस तरह आगे पीछे भागता देखकर बेखरस पड़े। बोमारो सीधा अपनी कार की तरफ गया और फिर जब तक डिंची कार के करीब पहुँच तब बोमारो ड्राइविंग सीट पर बैठकर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुल चुका था। डिंची भागता है और साथ वाली सीट पर बैठ गया। मैंने इसलिए किया था ताकि कोई तुम्हारा ताक़ुब ना कर रहा हो। बोमारो ने तेज़ी से कार को आगे बढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं बॉस, डिंची का ताक़ुब कौन कर सकता है? 01 आगे निकल गया था और मैं एक बस से उतर कर हेडक्वार्टर जाने के लिए दूसरी बस के इंतज़ार में कर रहा था। वो अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैंने 1 नंबर हेडक्वार्टर खाली करा लिया है, बोमारो ने कहा। बोमारो ने बताया कि सेक्रेटरी दिफा सर राशिद क्या हो कि लड़के को अगवा कर गया था ताकि सर राशिद को ब्लैकमेल किया जाए कि वो हमारी मतलूबा फ़ाइल की कॉपी हमें अरसाल कर दे। मगर बोमारो के आदमियों की गफलत की बिना पर वो लड़का हेडक्वार्टर से निकल भागने में कामयाब हो गया। बोमारो ने तफसील बताते हुए कहा। बॉस, इस फाइल की निशानी क्या है? डिंची ने मुस्कुराते हुए पूछा।
तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसे बॉस? ये पाकिस्तान की जदीद तरीन दिफाई निज़ाम की दिफाई फ़ाइल है। निज़ाम पाकिस्तान ने शोकरान की मदद से तरतीब दी और इस निज़ाम की मदद से उसने अपने आप को नाकाबिल तस्खीर बना लिया है। इसलिए इस फ़ाइल को हासिल करने का मिशन सौंपा गया है। बहुत ही लंबी रकम मिली थी लेकिन वो लड़का निकल गया। बुमारों ने सर झटक से कहा, आपने फ़ाइल का नंबर या निशान नहीं बताया? डिंची ने बेचैनी से पूछा। TM3 उसका कोड है। बुमारों ने गौर से डिंची की तरफ देखते हुए, उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसे डिंची का फ़ाइल नंबर पूछना समझ में ना आ रहा हो। और बॉस फिर खुशखबरी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। वो फ़ाइल मैंने हासिल कर ली है। डिंची ने खुशी से उछलते हुए कहा, क्या कह रहे हो? तुमने फ़ाइल हासिल कर ली? कैसे हो सकता है? तुम तो अली इमरान को मारने गए थे। बुमारो बुरी तरह चौंका। इससे पहले डिंची को जवाब देता इसने कार एक कोठी की गेट पर रोक दी। फिर उसने मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया तो एक नौजवान फाटक की तरफ खिड़की खोल कर आया और दूसरे लम्हे ने बड़ी तेज़ी से बुमारो को सलाम किया और दोबारा खिड़की के ज़रिए अंदर गायब हो गया। मेरे ख्याल में तुम मुझसे मजाक करने की ज़रूरत करने लगे और फिर तुम मुझ पर तहस कर रहे हो। बुमारो ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यकीनन डिंची की बात पर यकीन नहीं आया था। फिर इससे पहले कोई डिंची जवाब देता फाटक खुल गया और बुमारो कार अंदर लेता चला गया। डिंचो खामोश होता रहा। पुरुष में कार रुकते बुमारो और डिंची बाहर आए। पुरुष में मशीन गनों से मुसल्लह 4 अफराद मुअद्दब खड़े थे। बुमारो को देखते मुद्दाना अंदाज में झुके, लेकिन बुमारो इनके सलाम का जवाब दिए बगैर तेज़ कदम उठाता अंदर कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। डिंची भी मुस्कुराता उसके पीछे था। अंदरूनी कमरे में पहुंचकर बुमारो रुका और फिर जैसे डिंची कमरे के अंदर पहुंचा, बुमारो ने इंतहाई फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाल कर डिंची की तरफ तान लिया। तो मैं मालूम है कि बुमारो अपने ऊपर तंज या मजाक बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए बुमारो ने इंतहाई सख्त लहजे में ट्रैक पर उंगली रखते हुए कहा, मगर बॉस मैं सच कह रहा हूँ। डिंची ने संजीदा लहजे में कहा और दूसरे लम्हे उसने कोट के अंदर बगल में दबाई हुई फाइल बाहर निकाल दी। क्या मतलब? क्या ये DM3 फाइल है? नरो ने बुखलाए हुए अंदाज में डिंची के हाथ में पकड़ी हुई फाइल चपड़ते हुए और फिर फाइल के ऊपर वजारत दफ़ा के अल्फाज मकसूद निशान के साथ साथ उसने TM3 के अल्फाज पढ़े तो उसे महसूस हुआ जैसे वो अचानक हवाओं में उड़ रहा। अरे वाकई ये तो वाकई TM3 है। बुमारो ने यकीन न आने वाले लहजे में डिंची की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें तेज़ी से फाइल खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। लम्हा उसका चेहरा मुसर्रत से गुलनार होता जा रहा था। हम जीत गए, हम कामयाब हो गए और विक्ट्री। बुमारो ने यूँ खुशी से नारा लाया और उछलना कूदना शुरू कर दिया जैसे किसी बड़े मुश्किल इम्तहान में पास हो गया हो। फिर वो आगे बढ़कर पूरी तरह डिंची से बैठ गया। वेरी गुड, ये तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा है, अजीम तरीन कारनामा। मैं तुम्हारा मुबारकबाद देता हूँ। सुनो, आज से तुम्हें ओहदा सेकंड चीफ का होगा। अब तुम मेरे खसूसी नायब हो गए। बुमारो ने खुशी से चीखते हुए कहा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इस मेहरबानी का शुक्रिया। अभी तो एक और अजीम खुशखबरी भी आपको सुनानी है। ओह वो क्या? जल्दी बताओ। आज तो तुम हीरो ऑफ द डे। बुमारो ने खुशी से उसके खाने को तख्ती देते हुए कहा, आपका प्रिंस भी ख़त्म हो गया। क्या कह रहे हो? क्या वाकई प्रिंस ख़त्म हो गया? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, इसी तरह सच कह रहा हूँ जिस तरह मैंने आपके फ़ाइल के मुताल्लिक़ कहा था। बुमारो चलना में हैरत से बने डिंची को देखता रहा और फिर आगे बढ़कर बेख्तियार वो डिंची से लिपट गया। इस बार मुसर्रत की शिद्दत से बुमारो ने डिंची को चूमना शुरू कर दिया। डिंची दी ग्रेट, आज से तुम डिंची दी ग्रेट हो। बुमारो ने कहा। शुक्रिया बॉस, डिंची ने मुसर्रत बड़े लहजे में कहा। जब जज्बात करते सर्द हुए तो दोनों कमरे में रखी हुई मेज़ के गिर्द कुर्सियों पर बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे? बुमारो ने इश्तियाक लहजे आमेज़ लहजे में पूछा और डिंची ने इमरान के फ्लैट में दाखिल होने से लेकर अब तक के तमाम हालात तफसील से बता दी। और इसका मतलब ये हुआ कि सर राशिद ने अपने लड़के क्या हुआ का केस सिक्योरिटी सर्विस को रेफ़र किया था और शायद इमरान सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से फ़ाइल लेकर जा रहा था कि इसे महफूज किया जा सके। वेरी गुड। बुमारो ने उछल कर खड़े होते हुए और फिर तेज़ी से दीवार में लगे हुए एक अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया। उसने अलमारी खोलकर एक ट्रांसमीटर बाहर निकाला और उसे मेज़ पर रखकर फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। चंद लम्हों बाद उसने बटन ऑन कर दिया। हेलो लिटिल डॉवल्स कॉलिंग 01। हेलो ओवर। बुमारो ने कहा। यस 01 स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से 01 की आवाज़ उभरी। रिपोर्ट दो ओवर। बुमारो ने सामने बैठे हुए डिंची की तरफ देखते हुए कहा। बॉस मैं इस वक्त सेंट्रल ऑफिस अस्पताल में मौजूद हूँ। लिटिल डिंची सेक्रेट में दाखिल हुआ था प्रिंस की गार्ड का ताक़ुब करते हुए। इसके बाद प्रिंस की कार सेक्रेट से भाग गई और मैंने प्रिंस की कार का ताक़ुब शुरू कर दिया। लिटिल डिंची ने कहा था कि वो कार की डिग्गी में होगा जिसने इलास्टिक बम फिट किया था। रन स्क्वायर से 1000 फीट के फासले पर बम फट गया और प्रिंस की कार के हज़ारों टुकड़े फ़ज़ा में बिखर गए। प्रिंस उस वक्त कार में मौजूद था और कार में फंस गया। लोगों ने हिम्मत करके उसे बाहर निकाला। फिर वो कार की पेट्रोल टंकी फटने से चंद लम्हे पहले अपनी कार से बाहर खींच लिया गया, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी है।
उससे सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डिंची कार में मौजूद नहीं था। मैं उसके लिए परेशान था। चुनाचा मैंने बाद में कार को अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन लिटिल डिंची कार में मौजूद ना था और ना ही उसने मुझसे रब्ता किया। फिर मैं प्रिंस का पता करने सेंट्रल अस्पताल पहुंचा ताकि प्रिंस की मौत की तस्दीक की जाए, लेकिन यहाँ कर मालूम हुआ कि प्रिंस को इंतहाई ज़ख्मी हालत में यहाँ से किसी नामालूम मुकाम पर ले जाया गया। अब मैं हेडक्वार्टर आ ही रहा था कि आपकी कॉल आ गई। 01 ने तफसील बताते हुए प्रिंस के बच जाने का कोई इम्कान बीमार होने का। जिस हालत में प्रिंस को अस्पताल ले जाएगा इस लिहाज से तो कथा इम्कान नहीं है, वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता। 01 ने जा दिया। अच्छा सुनो, हमारा मिशन मुकम्मल हो गया। लिटिल डिंची ने ना सिर्फ प्रिंस की कार उड़ा दी बल्कि फ़ाइल भी हासिल कर ली जो हमारा असल मिशन था। इसलिए मिशन ख़त्म, तुम अपने साथियों समेत वापसी का प्रोग्राम बना लो। प्रिंस मरता है जीता हमें उसकी कोई परवाह नहीं, हमने फ़ौरन इस मुल्क से निकलना है। ओके बॉस, ये तो वाकई खुशखबरी है। 01 की मसरत भरी आवाज़ आई। प्रोग्राम के मुताबिक हम वापस आएंगे। और सुनो, हेडक्वार्टर नंबर 1 खाली हो चुका है, अब नंबर 2 में है। तुम नंबर 3 पर पहुँच कर सब साथियों को इकट्ठा करो और फिर फौरी तौर पर टिकट हासिल करो और मुझे नंबर 2 में इतला दो ताकि हम यहाँ से निकल सकें। वही प्रोग्राम है जनाब कि 1 बाय 1 जाना है। ओवर 01 ने कहा सबसे पहले मैं और नंबर 2 जाएंगे, तुम फौरी तौर पर टिकटों को बंदोबस्त करो। ओवर एंड ऑल मैं इस फाइल को महफूज करके आऊँ। डिंची, तुम टॉमी और बॉमी को हेडक्वार्टर नंबर 3 में बुला लो। जो कि भी शायद वहाँ पहुँच चुका होगा उसे भी बुला लो। फिर प्रोग्राम के मुताबिक मैं और नंबर 2 बाप बेटे की हैसियत से फाइल समेत यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद तुम बारी बारी निकल जाना। बोमारों ने डिंची से मुखातिब होकर कहा और फाइल उठाकर तेज़ी से चलता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। ये पार्ट यहाँ